हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडन यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का नेचर, स्कोप और जो भी बेसिक डेफिनेशन है क्लाइमेट से रिलेटेड भी और क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड भी क्या क्या उसके सब डिवीज़न है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट जो है ये क्या है कि क्लीमा जो एक ग्रीक वर्ड है उससे क्लाइमेट को डिराइव किया गया है। और क्लीमा का जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, इंक्लिनेशन या स्लोप होता है। ठीक, तो बेसिकली क्या था कि जो पुराने टाइम पे थे, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनके दिमाग में क्या था कि जैसा भी जो सन की रेज आ रही हैं उनका जो भी इंक्लिनेशन अर्थ पे होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इंक्लाइन होती होंगी वो रेज, तो वही मेजर जो कॉज है क्लाइमेट का है। अच्छा, सबसे स्टार्टिंग में हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। वेदर क्या होती है, जो डे टू डे कंडीशंस ऑफ अ प्लेस है वो वेदर होती है। वेयर एज क्लाइमेट क्या होता है, जो कि एक एवरेज आप कह सकते हो वेदर हो, या फिर काफ़ी समय तक जो जैसा वेदर कहीं पर अगर रहता हो किसी एक जगह पर, किसी पर्टिकुलर रीजन में, हर एक रीजन का अलग अलग क्लाइमेट होता है। और वेदर जो है वो तो डे टू डे वेरी करता है। आज जैसे कभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, कल थोड़ा सा गर्मी हो गई, या बारिश हो रही है, या कुछ जैसा भी है, मतलब कितना आज कितनी ह्यूमिडिटी है एयर में, या कल कितनी थी, ये तो वो सब जो डे टू डे अगर कोई चीज़ें हो रही हैं, आपके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी में, प्रेशर में, तो वो सब हम लोग वेदर में कंसीडर करते हैं। वेरएज क्लाइमेट में जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए, या फिर कह सकते हैं एक एवरेज जो वेदर रहता हो कहीं पर, उसे हम लोग क्लाइमेट मानते हैं। ठीक, तो जो स्टार्टिंग में जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि लैटिट्यूड जो वर्ड है, उन्होंने लैटिट्यूड वर्ड को ही क्या समझा, इंक्लिनेशन समझा। ठीक, परहैप्स द ग्रीक फिलोसफर्स हैड इन देयर माइंड व्हाट वी रिफर टू एज लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल कॉज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट फाउंड ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू देम वाज इंक्लिनेशन ऑफ सोलर रेज। इंक्लिनेशन ऑफ सोलर रेज ही उनके हिसाब से क्या था, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। एराटोस्थीन्स जो थे ये फर्स्ट ऐसे ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका, सन की जो रेज है उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस, सन की जो रेज है उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या माना, उसका क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस, यानी इसकी वजह से क्लाइमेट में ये चेंजेस होते हैं, ऐसा इन्होंने माना। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देखेंगे क्लाइमेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्रिचफील्ड जो है, इन्होंने क्या बताया है, इनके अकॉर्डिंगली पार्मेनिडीज, अच्छा ये जो डिवीज़न है इन पाँच क्लाइमेटिक जोन्स पे डिवीज़न है, वो किसने किया है, पार्मेनिडीज ने किया है। लेकिन ये बोला किसने, क्रिचफील्ड ने ये चीज़ बताई है कि पार्मेनिडीज ने 5 जोन्स में से डिवाइड किया है। 5 जोन्स जो है ये कौन कौन से, टॉरिड जोन है फर्स्ट, उसके बाद क्या, नॉर्थ टेम्परेट जोन एक जोन होगा, एक साउथ टेम्परेट जोन होगा। ठीक, तो यहीं पे 3 हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, नॉर्थ फ्रिजिड और साउथ फ्रिजिड, ये 5 जो जोन है ये आप लोग इस फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो पुराने टाइम के जो थे हमारे जितने भी फिलोसफर्स, उन्होंने क्या बोला है, एक यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेट जोन है, ये देखिए साउथ टेम्परेट जोन, और यहाँ पर एक नॉर्थ टेम्परेट जोन है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ फ्रिजिड है, यहाँ पर साउथ फ्रिजिड जोन है, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, ये आपका टॉरिड जोन है। तो ये जो डिवीज़न था बेसिकली, ये पहले के जो भी फिलोसफर्स थे उन्होंने ऐसा डिवीज़न किया था। हम लोग एक जनरल डेफिनेशन जो कि हम लोग क्लाइमेट की पढ़ते हैं उसमें क्या है बेसिकली कि एक क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन है, क्लाइमेट इज़ एवरेज वेदर। तो यही हमारी मेन जो जनरल डेफिनेशन है। और इसके अलावा भी जो लिखने वाला पार्ट है आप वो लोग देख सकते हैं, उसमें भी क्या बताया गया कि एग्रीगेट वेदर कंडीशंस हो, चाहे एक्सट्रीम या जो भी नॉर्मल जनरल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे अगर कुछ डेविएशन भी हो जाता है, अगर उसमें कोई डेविएशन भी होता है तो उसको भी हम लोग क्लाइमेट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि जो 31 ईयर्स का टाइम पीरियड है ये क्या है, ये किसने, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या सजेस्ट किया कि एक 31 ईयर्स का टाइम पीरियड होना चाहिए किसी भी क्लाइमेटिक एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए, जो वेदर एलिमेंट्स हैं उनके।
हम लोग थोड़े से स्टैंडर्ड डेफिनेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट के, उनको देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, कैंड्रू ने दिया है। ये थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशंस है। इसके बाद हम लोग कुछ छोटी डेफिनेशंस जो कि आपको ईजिली ये मेमोराइज, अगर आपको ये बड़ी डेफिनेशंस नहीं भी याद होती है तो आप छोटी छोटी जो है ये जैसे एक आगे आपको डेफिनेशन मिलेगी जो कि बहुत ईजी है कि क्लाइमेट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ वेदर एंड वेदर इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्लाइमेट। तो इसको आप बहुत ईजिली इसको याद भी किया जा सकता है और इसको आप अगर अपने आंसर में लिखते हैं तो ये काफ़ी प्रेजेंटेबल भी रहेगा। कैंड्रू की डेफिनेशन हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। क्लाइमेट इज़ ए कंपोजिट आइडिया, अ जनरलाइजेशन ऑफ द मैनीफोल्ड weather conditions from day to day throughout the year. Certainly no picture of it at all real unless it is painted in all the colors of manifold variation of weather and the rounds of the season, which are really prominent features. It is quite inadequate to give merely the mean state of एनी एलिमेंट। ठीक, तो बेसिक इनका जो डेफिनेशन का आइडिया है कि उन्होंने ये कहा है कि एवरेज वेदर होता है, ज़रूर है, ये जनरलाइजेशन भी है ये वेदर का, कौन, क्लाइमेट, मगर ऐसा सिर्फ हम लोग इसको नहीं मानेंगे कि केवल केवल आपका मेयरली द मीन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट एंड ये केवल जो मीन स्टेट है उसी को नहीं मानेंगे, बल्कि जो डेविएशंस हो रहे हैं या जो एक्सट्रीम्स हैं उनको भी हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। बस इतना ही है इनकी डेफिनेशन में। नेक्स्ट ये, अच्छा, ग्रिफिथ टेलर की ये डेफिनेशन है जो कि बहुत इजी टू लर्न है और इसको आप लोग ज़रूर याद करिएगा। तो ये काफ़ी इजी है कि क्लाइमेट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ वेदर एंड वेदर इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्लाइमेट। द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज़ देयरफॉर मेनली वन ऑफ टाइम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद क्रिचफील्ड जो कि क्लाइमेटोलॉजी के काफ़ी ही ज़्यादा फेमस राइटर है, इन्होंने क्या है, अच्छा, इनकी एक बुक भी है जनरल क्लाइमेटोलॉजी, उससे भी हम लोग ने काफ़ी पार्ट अपनी जो आगे की अपकमिंग जो वीडियोस हमारी रहेंगी क्लाइमेटोलॉजी पे, तो उसमें कई सारे जो थ्योरीज़ है या फिर जो भी आपका डायग्राम्स होंगे वो सब हम लोग ने क्रिचफील्ड की बुक से लिया है। तो क्रिचफील्ड की जो जनरल क्लाइमेटोलॉजी बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मॉइस्चर बिटवीन द अर्थ, इन्होंने सारी चीज़ें जो जो चीज़ें होती हैं, हीट, मॉइस्चर और जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उन सब के बारे में सबको कंसीडर करते हुए एक थ्रू आउट पूरी डेफिनेशन दी है। किसने, क्रिचफील्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग आ जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी पे। अभी तक हम लोग क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर रहे थे कि क्लाइमेट क्या होता है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम वेदर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जो कि हम लोग को थ्रू आउट अभी पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लाइमेटोलॉजी देखिए 2 वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहले क्या है, क्लाइमा, हम लोग को पहले ही पता था कि क्लाइमेट जो है वो क्लाइमा से बना हुआ है। सिमिलरली क्लाइमेटोलॉजी भी क्लाइमा से ही लिया गया है। क्लाइमा मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ अर्थ है, ये हम लोग ने पहले डिस्कस किया है। और लॉगोस मतलब क्या होता है, डिस्कोर्स और स्टडी। जैसे बायोलॉजी में क्या होता है, बायो की स्टडी, या फिर बायो मतलब होता है लाइफ, तो लाइफ स्टडी बेसिकली होती है। वैसे ही क्लाइमेटोलॉजी कैसी है आपकी, ये स्टडी ऑफ जो भी स्लोप ऑफ अर्थ है उसका। हेयर स्लोप रिफर्स टू लैटिट्यूड। ठीक, तो पुराने जो लोग थे उनका लैटिट्यूड बोलने का सेंस था, लेकिन वो लोग बोलते क्या थे, स्लोप बोलते थे। अच्छा, अब क्रिचफील्ड की एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको भी देख लेते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी इज ए साइंस दैट सीक्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ क्लाइमेट, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मैंस एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए और ये आप लोग अपने आंसर्स में अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो फिगर है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो पुराने आपके जो भी फिलोसफर्स थे वो क्या कहते थे कि कैसे ये जो सन की रेज हैं उनका जो इंक्लिनेशन होगा उसकी वजह से क्या होगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी। नेक्स्ट, ऑस्टिन मिलर की भी एक काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है क्लाइमेटोलॉजी की, और ये जो है ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस है, तो अगर इसको आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हैं। 1 लाइनर डेफिनेशन है कि क्लाइमेटोलॉजी एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्कसेस द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर को बताया गया है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद करिएगा। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लाइमेटोलॉजिकल रिकॉर्ड, जो चीज़ें पहले हुई हैं, जो चीज़ें अभी हो रही हैं या आगे हो सकती हैं, उन सबको, तो बेसिकली जो चीज़ें पहले हुई है हिस्ट्री में, पास्ट में क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रही हैं, उसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजिकल रिकॉर्ड में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ क्लाइमेट, क्या कैसे होता है, टेम्परेचर क्या होता है, मॉइस्चर क्या होता है, हीट, प्रेशर, ये सब चीज़ें हम लोग
थ्योरी ऑफ क्लाइमेट में पढ़ते हैं। एनर्जी एंड मॉइस्चर बैलेंस ऑफ अर्थ कैसे होता है, ये आप लोग अभी आगे की वीडियोस में भी हीट बैलेंस की वीडियोस देखेंगे, कैसे हीट बजट होता है अर्थ का, क्या होता है, और बैलेंस कैसे बनाया जाता है। स्टडी ऑफ क्लाइमेट एज एन इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ मैन भी, ठीक। डायरेक्ट इन्वायरमेंट ऑफ मैन के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेट को, और जो बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं क्लाइमेटोलॉजी के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। कि क्लाइमेटोलॉजी जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों होता है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ठीक। रीज़न फॉर वेरिएशन एंड जनरल स्पेसिफिक लोकेशंस, इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है क्लाइमेटोलॉजी। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन नेचुरल वेजिटेशन पे क्या होता है, ह्यूमंस पे क्या होता है, या दूसरी जगहों पर क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। और ह्यूमन एलिमेंट्स पे बेसिकली इसका क्या इफ़ेक्ट होता है इसको हम लोग देखते हैं, किसमें, क्लाइमेटोलॉजी का ये ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट अब देखिए हम लोग सब डिविजन्स देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी के। एक एक क्लाइमेटोलॉजी को तीन पार्ट्स में, या कह सकते हैं तीन इसके सब डिविजन से। पहला क्या है, फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, दूसरा है रीजनल, और तीसरा है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, ठीक। फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, इसको आप लोग ब्रांचेस भी समझ सकते हैं, और इसको आप लोग स्कोप के अंडर भी इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, ये स्कोप भी हो सकता है। स्कोप के अंदर आप लोग कैसे लिखेंगे कि सब डिवीजन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, ये जो है ये टॉपिक स्कोप का भी पार्ट हो सकता है, ठीक। स्कोप में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी अलग से पढ़ते हैं, रीजनल और अप्लाइड, तो इसको हम लोग स्कोप के अंदर भी काउंट कर सकते हैं, ठीक। तो फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी क्या है, डील्स विद द क्लाइमेटिक एलिमेंट सच एज इंसोलेशन। यहाँ से ये जो है, ये जो टर्म्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ, कि आखिर फिजिकल के अंदर क्या टर्म्स आ रहे हैं, और आपका जो अप्लाइड होगी या फिर आपकी जो रीजनल क्लाइमेटोलॉजी, तो उसके अंदर के जो टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके अंदर के टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे इसमें फॉग, टेम्परेचर, जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं, आपका प्रेसिपिटेशन, विंड्स, क्लाउडलीनेस, ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिकल में पढ़ते हैं। फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी जो है ये मेट्रोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं को रिलेटेड भी है, क्योंकि अच्छा जो क्लाइमेटोलॉजी एज ए सब्जेक्ट है ये पूरा ही मेट्रोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। इसको अगर हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी का जो कह सकते हैं आप इंटरडिपेंडेंस कह सकते हैं, या रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स है, चाहे वो फिज़िक्स हो गया, चाहे वो केमिस्ट्री हो गया, या मेट्रोलॉजी हो गया, अर्थ साइंसेज होती हैं, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, तो उनके साथ क्या इसका इंटरडिपेंडेंस है या इंटर रिलेशनशिप है, इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। मेट्रोलॉजी से फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे रीजनल क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है। रीजनल क्लाइमेटोलॉजी डील्स विद द रीजनल वेरिएशंस ऑफ क्लाइमेट। अच्छा तीन तरीके के होते हैं, एक तो माइक्रो क्लाइमेट होता है, एक लोकल, माइक्रो और लोकल एक ही हो गया। माइक्रो क्लाइमेट होता है, एक मीसो क्लाइमेट होता है, और एक मैक्रो क्लाइमेट होता है। तीन तरीके के होते हैं क्लाइमेट्स, ठीक। माइक्रो आपको पता चल रहा है जो लोकल लेवल पे या छोटे लेवल पे है। मीसो जो थोड़ा से बड़ा, या आप कह सकते हैं कि शहर के लेवल पे हो, या किसी एक बड़े विलेज टाउन के लेवल पे मीसो क्लाइमेट देखते हैं। और मैक्रो किसी एक बड़े नेशन के लेवल पे, अगर आप नेशनल लेवल पे देख रहे हैं, या किसी एक कॉन्टिनेंट के लेवल पे, या थ्रू आउट वर्ल्ड देख रहे हैं, तो वो किस में आएगा, वो मैक्रो क्लाइमेट में आएगा। तो ये रीजनल स्टडीज़ हो गई। नेक्स्ट हम लोग अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में क्या है, बेसिकली अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग इन तरीक़ों के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से जो क्लाइमेटिक नॉलेज की वजह से हम लोग उसका एप्लीकेशन करके कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन को अलग अलग जो क्लाइमेट की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, साइक्लोन्स हो गया या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी है, तो उससे कैसे हम लोग बचा जा सकता है, वो सब चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में। अच्छा हम लोग इस वीडियो में नेचर स्कोप कवर करने वाले थे, तो हम लोग नेचर, अब जब भी हम लोग किसी भी सब्जेक्ट का नेचर अगर हम लोग को थ्योरेटिकली अगर हम लोग को बताना होता है, तो बेसिकली उसमें क्या है, एक तो दिखाना होता है पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव है, दूसरा क्या साइंस है कि आर्ट्स है। ये दो तरीके से हम लोग उसके नेचर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी का जो नेचर है वो कहीं पर दिया नहीं हुआ है, किसी भी बुक में एज सच नहीं दिया है कि ये पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, या फिर मतलब इतना थ्योरेटिकल पार्ट कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा कि ये आर्ट्स है कि साइंस। लेकिन हम लोग ने इसका डिस्टिंक्शन करने का थोड़ा सा कोशिश किया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, कैसे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं एक्चुअल में, जो चीज़ें पॉजिटिव साइंस क्या होती है, व्हाट इज़,
नॉर्मेटिव क्या आता है, व्हाट ऑट्स टू बी, ठीक, व्हाट इज़ एंड व्हाट ऑट्स टू बी। लेकिन ये जो क्लाइमेटोलॉजी है ये दोनों ही चीज़ें, ये भी बताती है कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में है, क्या क्या कंडीशन कैसे है, क्या क्या चीज़ें आगे ये हो सकती है, यानी ये प्रिडिक्ट कर सकती है फ्यूचर को भी, ठीक, इन सम केसेस ये प्रिडिक्ट कर सकती है फ्यूचर को भी, ठीक, कि अगर ऐसे ऐसे क्लाइमेट रहेगा, अगर ऐसे एफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन होता रहेगा, सॉरी डिफॉरेस्टेशन अगर ज़्यादा होगा तो सॉइल इरोजन भी होने लगेगा और लैंडस्लाइड्स होने लगेंगी। तो क्लाइमेट को ये क्या करता है कि ये प्रिडिक्ट कर सकता है, और ये नॉर्मेटिव भी है, ये भी बताता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या होने की वजह से क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और किसकी वजह क्या क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस ना हो। तो इस वजह से इसको हम लोग बोथ में कंसीडर करेंगे, ये बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव है। ज़्यादातर जो सोशल साइंसेज है उसको हम लोग बोथ में ही कंसीडर करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हम लोग इसके नेचर में जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो क्या है कि हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है कि ये आर्ट है या साइंस है। तो इट विल बी बेटर अगर हम लोग इसे एक सोशल साइंस माने, क्यों, क्योंकि इसमें फिज़िकल जो चीज़ें हैं, जो साइंटिफिक जैसे जो पॉजिटिव साइंसेज होती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री, जो कि बेस पूरी तरीके से साइंटिफिकली ये जो अकरिंग्स है उस पर बेस्ड होती है, तो उसको तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि साइंस में कम्प्लीटली मान लेते हैं। लेकिन सोशल साइंस में जहाँ पर ह्यूमन फैक्टर भी आ जाता है, तो क्लाइमेट जो है इसमें ह्यूमन फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, इसको इन्फ्लुएंस करता है, सच एज कटिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर दिया है, बिल्डिंग सिटीज़ हो गया, या ओजोन होल है वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा मैन मेड एड, या फिर आप कह सकते हैं मैन की जो इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेंट्स का यूज़, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हार्मफुल गैसेज जो कि इंडस्ट्रीज से निकलती है, जिसकी वजह से ओजोन होल का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके क्लाइमेट पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, जो मैन और क्लाइमेट है ये क्या है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इस वजह से हम लोग इसको एक सोशल साइंस मानते हैं। क्लाइमेटोलॉजी को हम लोग आर्ट या साइंस में इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इसे क्या मान लेंगे, सोशल साइंस मान लेंगे। नेक्स्ट जो कि इस वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोग ने कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी के लिए। सबसे पहला क्या है, आप लोग अगर जैसे आपने इसकी जो हेडिंग्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने याद कर लिया, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि इनके अंदर भी काफ़ी आप कंटेंट लिख सकते हैं। अगर आपको सारे पॉइंट्स नहीं याद हो रहे हैं तो आप इनके अंदर कंटेंट लिख के अपने आंसर की लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये क्या है, स्कोप के अंदर आ गया। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री तो हम लोग पूरा क्या करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप है। इंसुलेशन और एनर्जी बैलेंस के बारे में जानते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में जानते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या होता है मोशन का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, इन सब के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। लोकल और सीजनल विंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फॉग्स है, देयर ओरिजिन एंड टाइप्स के बारे में, ये सब क्या है, ये सब हमारा आप कह सकते हैं कि स्कोप के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रेसिपिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एयर मासेस, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस हम लोग पढ़ते हैं। एक्सट्रीम इवेंट्स इन एटमॉस्फेयर हम लोग पढ़ते हैं। क्लाइमेटिक टाइप्स, बायोम्स, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, बायोम्स की स्पेलिंग होगी BIOMES। बायोम्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, और क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और भी हम लोग क्या, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कोप है आपका किसका, क्लाइमेटोलॉजी का। और हम लोग इसमें वेदर फोरकास्टिंग के भी बारे में पढ़ते हैं। तो ये 15 स्कोप्स है, आप लोग इसके अंदर भी आप लोग लिख सकते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग में वेदर को प्रेडिक्ट किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में हार्मफुल गैसेस का जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके बारे में, एटमॉस्फेयर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ओजोन होल वगैरह, इसको आप लोग लिख करके इस अपने आंसर्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको जितना भी हमारा ये कंटेंट है इसकी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर और आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये जो नोट्स से प्रॉपर अगर आपको बिल्कुल रिटन में चाहिए, ऑनलाइन मोड में चाहिए, तो उसके लिए आप लोग मेरा ब्लॉग भी देख सकते हैं। ब्लॉग की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक दोनों इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।